गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस ये नई शुरुआत है, जीएसटी की एक नई शुरुआत है। मैंने इसका नाम पहले यूट्यूब सेशन में मैं इसको रखता था जीएसटी एक कहानी, पर मैंने इसे परमानेंटली इसको रेगुलर बैच में भी इसका नाम रख दिया है जीएसटी एक कहानी, क्योंकि ये एक लर्निंग मैंने ये सीखा कि जीएसटी को अगर आप एक कहानी की तरह लेते हो, एकदम नॉर्मल, किसी तरीके का कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं, तो आपको ये कहानी ही लगेगी, आपको प्रॉपर कहानी लगेगी, कहानी की तरह। खोल के पढ़ने नहीं बोलूँगा कि आप इसे खोल के पढ़ो, आप इसे ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एकदम ज़रूरत नहीं है। बस आप क्लास प्रॉपरली अटेंड कर लो, क्लास को कर लो, आपको पता चलेगा धीरे धीरे टॉपिक ख़त्म हो गए, 1000 पन्ने का मटेरियल गायब हो गया। कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि क्या वो 1000 पन्ने मामूली नहीं होते हैं कि 1000 पन्ने का मटेरियल आपने सॉल्व कर लिया। आईसीए का मॉड्यूल सॉल्व कर लो, मन हो तो सीएमए का मॉड्यूल सॉल्व करो, सब करो, सीएमए का मॉड्यूल करो, आईसीए का मॉड्यूल करो। जितना आप अपने आप को दोगे, जितना आपके पास 5-6 महीने जो भी बचे, जितना आप अपने आप को दोगे उतना अच्छा होगा। आज आपने जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ ओमकार, सॉरी मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा मैं फेस टू फेस रिप्लाई करूँगा आपको। आई एम वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ। और आज जो पेपर हुआ है वो तबीयत को बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा कर गया। मैं लास्ट 3 महीने से बहुत टेंशन में था, क्योंकि मुझे इस बार पेपर को हिट करना था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि कल रात को जो पेपर मैंने सजाया, क्वेश्चन नंबर 1 कल का मैराथन का देखिएगा जाके, शुरू का 5 मिनट मैंने क्वेश्चन पेपर सजाया था। क्वेश्चन नंबर 1 ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3, 2, 3, 4, 5। और सबसे बड़ी बात क्या हुई पता है आपको? पूरा का पूरा 90 to 95% पेपर उसी पैटर्न पे आया। और क्वेश्चन और उस सब की जो ज़रूरत थी उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना करा चुका था। मैं हमेशा बोलता हूँ इतना कर लो कि आपको लगे सब कुछ पढ़ा हुआ आया। तो हमने इतना कर लिया था कि उसके बाहर आने की उम्मीद नहीं थी और उम्मीद तो थी नहीं और आया भी नहीं। और सबसे अच्छी बात थी, परसों रात को जब पहला मैराथन लिया तो मैंने पहले ना किया था, नहीं लूँगा। फिर जब मैंने पहला मैराथन लिया तो मैंने स्टार्टिंग की आरएस से, रेसिडेंशियल स्टेटस से स्टार्टिंग की, और एक क्वेश्चन मैंने कराया और मैंने उनको बोला ये 8 नंबर का आएगा। आपको आश्चर्य होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन 8 नंबर का आया। अपडेटेड सेकेंड रिटर्न ऑफ इनकम में मैंने 10 मिनट का लेक्चर लिया और मैंने कहा अपडेटेड रिटर्न कर लो, 4 नंबर का आएगा। आज वो 4 नंबर का आया। कल मैंने जो जीटीआई का क्वेश्चन कराया प्रोफेशन का, मैंने कहा इस क्वेश्चन को देख लो, किया हुआ तो है फिर भी एक बार और बना लेते। तो हमने सबने क्लास में से सॉल्व किया था 10 मिनट लेके, सारे ट्रीटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और डॉक्टर वाला क्वेश्चन नंबर 1 जीटीआई का भी आया। बाकी तो जीएसटी में तो हम कभी ये सब चीज़ सोचते ही नहीं है कि क्या आएगा। जीएसटी तो हमारी कहानी, हम तो पढ़ेंगे केवल। यस हर्ष, आ जाओ। अब मेरी 2 बातें सुनना, अगर थोड़ा सा, अब मैंने कहा था ना कि बस अब आपको ध्यान देना है, मैं आप पे ध्यान देना है, सब पे ध्यान देना है। मेहनत ख़त्म हो गई, अब रिज़ल्ट का वेट है, वो तो 2 महीने बाद आएगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है ना? आप लोग तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हो, बस दुख यही है कि एवरीबडी इज़ नॉट एज सीरियस एज यू ऑल आर। तो ऐसी चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ कि क्यों नहीं सब कोई सीरियस होते हैं। सीए का रिज़ल्ट क्यों 20%, 10%, फाइनल में आके 10%, 8%, 10% पे रहता है, इंटर में 12-15% रहता है। रीज़न वही है कि पास तो आप में 100 में ही होगा ना, तो 100 में 12-15% का रिजल्ट होता है, 18% का रिजल्ट होता है, इंटर में 12%, 10% का रिजल्ट है, फाइनल में। तो सोचो क्या पोजीशन है। आप अपने आप को जज करो कि आप कितना पढ़ाई कर। हम इंस्टीट्यूट को दोष देते हैं, इंस्टीट्यूट को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपका क्या अचीवमेंट है इसके ऊपर है। अपने आप को भी तो मिरर में देखना पड़ता है ना इंसान को। देखने में बुरा लगे तो वही वाली बात है। तो अब आपको भी सोचना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा,
हाँ, नंबर 1, नंबर 2 क्या बात बोल रहा था मैं? जीएसटी में एक इंट्रोडक्शन का लेवल होता है। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया, फिर 8 जुलाई 2017 को ये हुआ, काउंसिल का आर्टिकल ये था, काउंसिल ने इस आर्टिकल को ऐसे किया, 2017 के पहले ये था, है ना था, तैना था, ये था, वो था, हेल था, फैन था। इसको लेके 3 से 4 लेक्चर चले जाते हैं और 3-4 लेक्चर में आप ऐसे हो जाते हो, ये क्या हो रहा है यार, आर्टिकल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। मेरे दोस्त, इंस्टीट्यूट को उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम पैदा कब हुए थे, तुमने अपनी ज़िंदगी कैसी जी, उससे इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूट बोला आज तुम मेरे इंटर में हो, तुम पेपर दो, मैं पास कर दूंगा। तुमने 90% या 99% बचपन में लाया, मुझे उससे क्या करना है? तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं ना, एक जीएसटी के पेपर को कॉम्प्लिकेटेड शुरू के 4 लेक्चर में ही कर देते टीचर। वो कहानी पढ़ाते भाई, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हो। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट क्या पढ़ा रहे हो यार बच्चों को? फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है? इंस्टीट्यूट को क्या लेना देना? वो तो 1960 से बना हुआ पढ़ा है, उसके बाद उसको लेके आप अपना दिमाग और अपने बच्चों का दिमाग खराब करते हो। अपने ये सब चीज़ों में है ही नहीं। अपने तो कहानी है, कहानी कैसे बनी मुझे अब मतलब नहीं। वो 1-2 टर्म के लिए था, 2017 मई 2018 और नवंबर 2018 का पेपर जब था, तो 2 टर्म में हमने बड़ी कहानी बनाई, बड़ी कहानी बताई लोगों को। उसके बाद से कहानी बताना मैंने तो बंद कर दिया। और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा बोलता, मुझे भी कोई मतलब नहीं, जाओ भागो आगे के। हम तो एकदम जीएसटी क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक, आ जाइए, आओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड नाइट स्वीट ड्रीम नहीं है। 1 जुलाई 2017 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जम्मू एंड कश्मीर की जो राज्यसभा है, माने जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, उन्होंने इसको पास किया था 8 जुलाई 2017 को। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जीएसटी बिकम 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स 8 जुलाई से इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया था, क्योंकि जेएनके में ये पास हुआ था 8 जुलाई को। तो जम्मू एंड कश्मीर में पास होने का महबूबा सिंह की सरकार थी, उसको बनाने में मोदी जी को बहुत टाइम लग गया, 8 दिन लग गए। उसके बाद उन्होंने भी इसको क्या किया, पास ऑन कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर ये निकल के आई कि 1 जुलाई को तो ये इंट्रोड्यूस किया और 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर ने इसको पारित किया। 1 नेशन 1 टैक्स उस दिन से इतिहास बन गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है, 1 बाई 1 पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे जब मैं स्टार्ट करता हूं तो याद रखना, पहला सेक्शन हमेशा सेक्शन 1 होता है, फिर सेक्शन 2 होता है, और यहाँ पे 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। एकदम
अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया बेटा, आराम से ज्वाइन कर। सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 क्या होता है? नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। इसको अभी अपने को ध्यान ही नहीं देना है। तो सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, निगोशिएबल को छोड़ दिया जाए तो सेक्शन 1 हमेशा नेम, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 हर एक्ट का डेफिनेशन होता है, ठीक। सेक्शन 7 क्या है? सप्लाई। ये क्या है? मिक्स्ड। यहाँ पे बात की जाएगी कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। 9 में बात की जाएगी चार्जेबिलिटी। 10 में बात की जाएगी कंपोजिशन स्कीम। 11 में बात की जाएगी कंपोजिशन। 11 में बात की जाएगी एग्जम्पशन। जैसे डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है, यहाँ पे भी एग्जम्पशन है 11 में। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, change in the rate and ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी दोगे उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक वैल्यू पे जीएसटी दोगे ना, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ठीक। 16, 17, 18, 19, 20, 21 इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें भी दो कहानी है, ध्यान से देखना, इसे सबको नॉलेज होना जरूरी है। 16, 17, 18 सीए इंटर में है और बाकी 19, 20 और 21 बाकी पूरे की पूरा सीएमए में एंड सीए फाइनल में सब कुछ है। माने सीए इंटर वालों को एक लिबर्टी दी गई कि आप 19, 20, 21 ना पढ़ो, 19, 20, 21 आप ना पढ़ो, लिबर्टी दे दी गई। वाह। इसमें भी देखो 14 में ये केवल सीए फाइनल में है और सीए में इंटर और फाइनल में है, यानी कि सीए में ये भी, इंटर में ये भी नहीं है। तो कितने मजेदार ना, इंटर वालों की मजे हो गए, 4 सेक्शन गायब हो गए। यहाँ पे 4 सेक्शन गायब है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ यहाँ पे है। अब आगे जाओगे तो 41, 42, 43 भी गायब है। आपके 7-8 सेक्शन तो ऐसे ही गायब हो जाते 50 सेक्शन में से इंटर में। सीएमए वालों के पूरे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सीए फाइनल में भी पूरा ही है। तो फाइनल में तो होगा ही ना, फिर कब होगा? बुढ़ापे में थोड़ी होगा। फिर आता है 22, 23, 24, 25 एंड 26। सेक्शन 22 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन।
आप कब जीएसटी में रजिस्टर होगे, क्या कंडीशन है, कब आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, वो आपको 22 बताएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के तो जीएसटी का गेम ही नहीं चलेगा। बोला ओके सर। सेक्शन 23 क्या कहता है, नॉट लाइबल, जैसे किसान होते हैं जो अपनी फसल को बेचते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो सेक्शन 23 में उनके लिए बताया गया कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग मत जाइए। बहुत अच्छी बात है सर, नहीं करेंगे। 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको कराना ही पड़ेगा, हमें कुछ मतलब नहीं है। आ जाओ पाप धो लो अपने आके। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पाप धो लो, आ जाओ। अच्छा 25 प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें सेक्शन 25(1) से लेके 11 तक सेक्शन है। 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, डीम्ड स्पेशल provision for CTP NRTP. CTP का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बरसाती मेढक। एनआरटीपी का मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, विदेशी मेढक। हाँ प्रकाश, हो गया। सीटीपी एनआरटीपी, ये सेक्शन 27 बताएगा। ये पूरा का पूरा चार्ट को, सिस्टम को समझो, ये पूरे के पूरे सिस्टम को समझो। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये अब रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आ गया सेक्शन 28, 29, 30। सेक्शन 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Section 29 cancellation of registration certificate। Section 30 revocation of cancellation। लिखते हुए सब सोच रहे होंगे कि अली कितना लिख लिए, यहीं पे लिखते हुए पेन हाथ में है। 5 से 10 क्लास के बीच में आपको सेक्शन 1 से लेके 50 तक फिंगर टिप पे याद होगा, आई प्रॉमिस। जितनी देरी से मैं लिख रहा हूँ उससे जल्दी आप लिखोगे, इसलिए इसको अलग अलग हम लोग पार्ट अप करेंगे, ठीक है ना। तो पहला याद रखना,
सारे चीज ऐसे होगा 1 2 3 4 5 से एकदम मुंह से निकलेगा मोती की तरह, घबराने का जरूरत नहीं है। सेक्शन 31, 32, 33, 34, 1 2 3 4 31 टैक्स इनवॉइस, ओके सर। 32 देखो, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। अब तुम लिंक बना, अपने आप बनेगा लिंक, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसा सेक्शन के लिंक बनती हुई चले जाएगी। अब देखो कहाँ पे सेक्शन 1 से स्टार्ट किया और सेक्शन 32 में जाके ये बात की गई कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट द जीएसटी, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं? क्या सर मजाक कर रहे हो क्या? हम मजाक कहाँ कर रहे हैं? कहाँ पे? अंडर सेक्शन 22, 23, 20, 25, 3 यहाँ पे 3 जगह रजिस्टर, सेक्शन 22, 24, 25, 3 22, 24, 25, 3 22, 24, 25, 3 22, 24, 25, 3 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो वो लोग जो सेक्शन 22 या 24 कंपलसरी है, लाइबल और वॉलंटरी रजिस्टर होंगे तभी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकोगे। अगर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकोगे। Once GST paid, must indicate the amount, must indicate the amount in every document। आपने जब जीएसटी पेमेंट कर दिया तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें उस अमाउंट को इंडिकेट करो कि मैंने इतना जीएसटी पेमेंट किया, रिटर्न फाइल कर रहे हो या इनवॉइस, ओके ठीक। 31(3) क्रेडिट नोट। जब आप सपोर्ट स्टॉप में जाते हो और सामान लेते हो फिर उसको वापस रिटर्न करते हो तो आपको पैसा नहीं देता, क्या देता है? क्रेडिट नोट। वही क्रेडिट नोट है ये। डेबिट नोट, आपने कोई सामान बेचा और बाद में आपको पता चला आपने कम दाम पे बेच दिया तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा लेना है तो उसके लिए एक नोट इश्यू करते हो, उसे कहते हैं डेबिट नोट। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बात की गई है, जीएसटी ऑडिट की बात की गई है। जैसे अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट सेल्स मोर देन 5 करोड़ होते आपको जीएसटी ऑडिट करानी पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे इनकम टैक्स में जो ऑडिट होती है वो आपका 1 करोड़ और 50 लाख के, बिजनेस वालों के लिए 1 करोड़ के ऊपर होने से और प्रोफेशन में 50 लाख के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। यहाँ पे 5 करोड़ के ऊपर होते और करानी पड़ेगी, और चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों करता है। अब देखो 37 से कहानी स्टार्ट होगी, 37 से लेके 47 तक ये कहानी होगी किसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी रिटर्न। और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इसमें GSTR 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 5A होता है, 6B होता है, 7B होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11। इतने सारे रिटर्न के नाम हैं। अच्छा, फिर फाइन, अगर आपने नहीं जमा किया तो क्या होगा? फिर 48, 49, 50। 48 कहता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, P
प्रैक्टिशनर, GSTP प्रैक्टिशनर, बकवास है। बीकॉम ग्रेजुएट करके कोर्स करना पड़ता है। 49 पेमेंट ऑफ GST और इंटरेस्ट। अगर आपने GST टाइम नहीं भरा तो 18% का ब्याज। ये पहला पार्ट है, ठीक है। यहाँ आपको और भी कई सारे सेग्रीगेशन सिखा देता हूँ। CA इंटर में यहीं तक है 1 से 50। CA में इंटर में और 10 सेक्शन है एक्स्ट्रा। और CA में फाइनल में CA में इंटर फाइनल बोल रहा हूँ, फाइनल में जब जाओगे तब तो फुल है। तब ये एक पार्ट है, 3 पार्ट में सेग्रीगेट होता है। फाइनल में अपने 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे इसको। समझ में आ रही हो? लग रहा है मजेदार, जानदार, शानदार, जबरदस्त। लिख लो। कोई बात नहीं आज, एकदम कोई टेंशन नहीं बेटा। अभी तुम सेक्शन लिख रहे हैं, अभी तो सेक्शन तो आप लिख सकते हो। हाँ, मैंने बोला है कल दे दूंगा। कैसा रहा? वो मेरे ख्याल से वैसे ना वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है ना? लिख लिया दिव्या आपने? करनी माँ? चलिए, लेट्स स्टार्ट GST। कोई सो भी रहा होगा तो उड़ जाएगा, कुछ सोने नहीं देंगे हम क्लास में। DT पढ़ के मजा नहीं आ रहा है क्या उनका? हैं? इसके पहले का पेज दिखा दो, ले देख लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो ना। आज तो टेलीग्राम में पहली बार ऐसा हुआ होगा अमन, टेलीग्राम में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एग्ज़ाम का ख़त्म हुआ है और तुम सोचो मैंने मैराथन होता नहीं सर कुछ, मैंने कहा सेल्फ स्टडी करो। पहले 3 महीना मेहनत कर चुका तुम। मैंने एग्ज़ाम 5 बजे से लेके अभी बजे 7, 1200 मैसेज खाली थैंक यू। क्या है, भगवान को यही बोलूँगा इन सब बच्चों को एग्जामिशन दिला दे। लो बेटा ऊपर कर दिया। अच्छा लो ऊपर करा, जल्दी कर दे बेटा, ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? तू लो ऐसे तंग कर रहा है मुझे। हाय निधि कैसी हो?
सब आज बहुत लोग लाइव आए हैं। हेडफोन को फेंक दो वैभव, फेंक दो। अब तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अब तुम लोग की खाल खींच लूंगा 5 महीने। अभी तो तुमने तमाशा आज से चालू किया हूँ, अब देखो तुम लोग का क्या होता है। गया एक बैच गया, अब दूसरा बैच आ गया है। अब तुम लोग सब देखो, फाइनल वालों, इंटर वालों, सबकी लंका लगा हूँ। देखो घर में 4 बच्चे होते हैं तो आप 1-2 बच्चों को मारते नहीं हो, छोड़ देते हो, एक को धुलाई करके छोड़ देते हो। अब तो घर में एक ही बच्चा बचा हुआ है तो उसकी जम के धुलाई करूंगा ना। अरे यार जल्दी लिखो ना, दिस इज़ बैड। ये गलत है यार, ये गलत है। मैं तो इतना धीरे मैं लिखता हूँ, ये गलत है बेटा। इसमें तो खाली लिखना है। आज इतना स्लो कैसे हो गए तुम लोग आयुष? तुम लोग तो फास्ट वाले आदमी हो गया बेटा। यहाँ से तुम्हारी नींव पड़ गई, यहाँ से आपकी नींव हो गई है, ठीक है। आ जाओ। ध्यान से सुनना, समझना, मैं जो बोलूं उसको समझना। प्री जीएसटी, जीएसटी के पहले, प्री जीएसटी, प्री जीएसटी के पहले क्या हुआ करता था? प्री जीएसटी एक्साइज होता था, वैट भी था, सीएसटी भी था, कई सारे अदर टैक्सेस भी थे। एक्साइज, जब मैं बात करता हूँ एक्साइज की, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, जो भी कंपनी गुड्स बनाती उसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। वैट इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज पे लगता था, ठीक। सीएसटी इंटर स्टेट परचेज और सेल पे लगता था। और बाकी कैसे लगता, मतलब ये जीएसटी के पहले 1000 कस्टम। अब आप बोले सर कस्टम नहीं लिखा, लिख देता हूं। कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता था, ठीक। हो गई बात खत्म। आपको जान के आश्चर्य होगा, पोस्ट जीएसटी ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, खाली इन सबको मिला के आ गया जीएसटी। आप समझ में आए? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आज भी कस्टम है। अभी आपने को कस्टम पे दिमाग ही नहीं लगाना है, कस्टम से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है अभी हाल फिलहाल में। आइए, तो पूरी जीएसटी क्या होता था सोचो। ये कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। क्या है? HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया प्रोडक्ट ए। क्या बनाया? प्रोडक्ट ए। क्या बनाया? प्रोडक्ट ए। बोले ओके सर, प्रोडक्ट ए बना दिया। इसका उन्होंने फिक्स किया कि हम इसे सेल करेंगे 1000 रुपये में। करो भाई, सेल करो। सर मैंने इसका सेल तो क्या बोलूं,
इसका इन्होंने माने जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट प्राइस, इन्होंने प्राइस फिक्स की 1000 रुपया। तो जैसे फिक्स की तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है 100 रुपये के करीब का एक्साइज। 1100 हो गया। हाँ सर। अब ये हो गया एसेसेबल वैल्यू, एवी फुल फॉर्म इसका होता है एसेसेबल वैल्यू। ठीक, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को हिंदुस्तान यूनिलीवर लोकली बेच रही, विद इन द स्टेट, ठीक। तो विद इन द स्टेट बेची तो वैट लग गया 110, 1210, ये प्राइस हो गई। अब क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट बिका किसको? एचयूएल ने ये प्रोडक्ट बेचा एक्स एंड कंपनी, एक फर्म को बेचा जो होलसेलर है। अच्छा, उसके लिए परचेज प्राइस कितनी होगी बताओ? आपके कॉस्टिंग के टीचर ने पढ़ाया ही होगा, कॉस्टिंग के टीचर ने कॉस्टिंग पढ़ाया होगा। यस, कितना परचेज प्राइस? 1210। परचेज प्राइस है 1100। लग गए लंका, लग गए लंका, लग गए लंका, लग गए लंका। बोले क्यों सर? बताता हूँ, ढंग से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो बोलूँ उसको ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ये सब तो इतना तो पढ़ा ही होगा, तुम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया पता नहीं, या पढ़ा नहीं या इग्नोर कर दिया। परचेज प्राइस includes tax. Purchase price include tax if, अच्छा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। If any tax paid on purchase, comma, and in respect of such tax, and in respect of such tax, credit is available, credit is available, comma, purchase price does not include the amount of tax. यही सीखने की बात है कि परचेज प्राइस डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर आपने परचेज किया, ए टैक्स इज पेड ऑन परचेज, बोला यस सर, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपको क्रेडिट मिल जाता है तो परचेज प्राइस में आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि आप इसके ऊपर, एक सिंपल सा बात है, आपने जर्नल एंट्री कैसे पास की उसके ऊपर डिपेंड किया। आपने जर्नल एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, 1210 यानी कि इस पूरे पिक्चर में नो क्रेडिट का फंडा है।
कोई क्रेडिट नहीं है आपका। तो आपका परचेज प्राइस ये रहा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाया गया होगा, ठीक है। पर अगर आपने जनरल एंट्री ऐसे पास की, परचेज अकाउंट डेबिट 1100, ये देखो क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट 110 टू बैंक और कैश। अब समझ में आया सारा गेम जनरल एंट्री का। ये देखो क्रेडिट रिसीवेबल 110, तो परचेज अकाउंट कितना हो गया 1100। तो हम मान रहे हैं कि हमको क्रेडिट मिला है। हम क्रेडिट अगर लेंगे तो परचेज प्राइस में टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी यही बोल रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही बोल रहा है। तो मान रहे हैं कि जो हमने टैक्स दिया वैट, उसका हमको क्रेडिट मिल रहा है, तो हमारे लिए परचेज प्राइस में टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। बोलो मज़ा आया? शायद तुम्हें आता था थोड़ा, मैंने आज उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी मुझे उतना अकाउंट्स नहीं आता है। ऐड करें, इसमें ऐड कर दिया परचेज प्राइस में एडिशन। कुछ तो एडिशन होल सेलर भी करेगा ना, वो भी तो कमाने वमाने के लिए बैठा हुआ है, मस्ती करने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। इसने 400 रुपये का एडिशन किया, कितना हो गया प्रोडक्ट का प्राइस? एवी कितना हो गया 1500। फिर ये फर्दर सप्लाई फर्दर सेल कर रहा है, वैट लगा रहा है एट द रेट ऑफ 10%, कितना हुआ 150। एकदम सेम चीज़ सिखाया था मैंने, 150 आ गया। अब होलसेलर को गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बोला है 150 रुपया टैक्स दो। उसने कहा रुको सब्र करो, मैंने जब परचेज किया था 110 का मैंने टैक्स आपको पहले ही दे दिया था, तो मुझे उसका क्रेडिट दो। परचेज का मतलब इनपुट, उसके ऊपर जो मैंने टैक्स दिया उसका मुझे दो क्रेडिट, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना? 110। तो अब कितना बचा? 40। इस 40 को क्या बोलेंगे? इसको आपको सरकार को पेड इन कैश। वाह वाह। अब आप सोचो, परचेज और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस, ये भी मतलब सेल प्राइस ही हो गया ना, के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 400। 400 के ऊपर टैक्स कितना आएगा? 40, 10%। यानी कि केवल जितना आपने वैल्यू एडिशन किया उसी के ऊपर अब आपको टैक्स देना है। इसलिए उस एक्ट का नाम क्या था? वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? वैल्यू एडिशन टैक्स। यानी कि मैं केवल जो वैल्यू एडिशन होगा केवल मैं उसी पे टैक्स दूंगा। हो गया प्रूव एंड फैक्ट। कंसेप्ट हो गया ना? हाँ सर हो गया। एक्सन कंपनी किसको बेच रही है? पी, एक HUF है, उसको बेच रही है जो रिटेलर है। ITC का मतलब हो गया बेटा, जो मैंने परचेज किया भावेश, जो मैंने परचेज किया ना बेटा, मैंने परचेज किया उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया। कितना टैक्स दिया? 110। उस टैक्स का मुझे मिलेगा क्रेडिट, इससे उसका नाम हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे देना सरकार को कितना है? 150। पर मैं बोलूँगा ना, मैंने परचेज करते वक्त आपको 110 तो दे दिया ना? बोला हाँ दे दिया। तो अब 110 दे दिया, बैलेंस अब दूंगा 40 इन कैश, तो 40। तो मैंने समझाया देखो, परचेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना? 400। वैल्यू एडिशन कितना? 400। उसके ऊपर टैक्स 10% कितना? 40 आ गया। 40 वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट। इसके लिए परचेज प्राइस बताओ, इसके लिए परचेज प्राइस बताओ। अब इसके लिए परचेज प्राइस बताओ।
1500। ये भी तो कुछ कमाएगा ना, 1000 कमाएगा सर। रिटेलर सबसे ज़्यादा कमाता है। कितना हो गया एवी, सेल्फ एवी या सेल्फ प्राइस जो भी आप बोलो, इसके ऊपर वैट वो भी लगाएगा एट द रेट ऑफ 10%, 250। पर अगले केस आईटीसी कितना है, 150। बोला कैसे सर, इसको 150 देना था, 110 ये ऑलरेडी दे चुका और अभी 40 दिया तो 150। हमेशा एचयूएल किससे रिकवर करेगा, होलसेलर से। होलसेलर किससे रिकवर करेगा, रिटेलर से। रिटेलर किससे रिकवर करेगा, डब्ल्यू रिकवरी किससे करेगा, रिकवर किससे करेगा, ये किससे रिकवर करेगा, अपना दिया हुआ टैक्स। और ये किससे रिकवर करेगा, ये करेगा किससे, हम लोगों से। ये कौन है, कंज्यूमर। इसे तो इसका नाम पड़ गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स जब भी मैं बोलूँ आईडीटी, तो बर्डन जो होता है वो बर्डन क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है, बर्डन की शिफ्टिंग हो जाती है और अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर चला जाता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आपके ऊपर रहता है, इसे डायरेक्टली आपसे लिया जाता है। उसको पढ़ने की जरूरत है तो कॉमन सेंस में आ जाएगा ना। अच्छा, आईटीसी 150, इसको देना कितना है, 100 इन कैश, इसको 100 दे देना। फिर आप देख लो एक चीज़, परचेज और सेल के बीच का डिफरेंस कितना है, 1000। हाँ, 1000 के ऊपर टैक्स कितना लगा, 10%, 100। वैल्यू एडिशन जो किया केवल उसी का टैक्स। अब बेचारे कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस बता दो। कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस 2750, 2750 कैसे आया, अब ध्यान से देखो। एचयूएल ने सरकार को कितना टैक्स दिया, 110। एचयूएल ने किससे ले लिया, होलसेलर से। होलसेलर ने सरकार को कितना टैक्स दिया, 40, ठीक है ना। और वो टोटल 150 उसने किससे लिया, रिटेलर से। रिटेलर से कितना ले लिया, 150, और रिटेलर ने कितना लिया, 100। टोटल सबने टैक्स कितना दिया, 250 दिया। और ये सारा का सारा कौन देगा, कंज्यूमर सारा टैक्स देगा। तो कंज्यूमर ने टैक्स दिया 250 और सेलिंग प्राइस 250 और 10 2750। आयुष आप समझा बेटा, जो 110 रुपया, ये 2500 रुपया तो खाली है, और ये जो 250 रुपये का टैक्स है ये भी तो कंज्यूमर से ले लूँगा ना मैं। एचयूएल ने 110 रुपया टैक्स दिया, होलसेलर ने 40 रुपया टैक्स दिया, रिटेलर ने 100 दिया, जो गवर्नमेंट को दिया। ये गवर्नमेंट को हम दिया नहीं इन लोगों ने, तो जो 250 रुपया दिया वो कंज्यूमर से लेगा ना। तो 2500 प्लस 250 2750 हुआ कि 900। अब एक बात बताओ, ढंग से सोच के देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। इस 1210, इस 1100 में एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि डबल टैक्सेशन। इस 1500 के भीतर, इस 1500 के भीतर, इस 1100 के भीतर वैट भी है। अगर आप इस 1100 में भी तो टैक्स है ना, तो यहाँ पे भी तो आप डबल टैक्सेशन कर रहे हो, यहाँ पे भी तो आप डबल टैक्सेशन कर रहे हो। इस तरीके से डबल 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 टैक्सेशन होता रहता है। इसी चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कंज्यूमर के पास जब तक प्रोडक्ट पहुंचता है तब तक तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो कंज्यूमर को 2750 पहुंचा। ठीक, आपने ये नोट कर लिया, आपने ये नोट कर लिया पूरा चार्ट कैसे गया, एचयूएल टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। अब देखो, ये प्री था, अब पोस्ट जीएसटी दिखाता हूं तुम्हें, तो पता तो होना चाहिए। पोस्ट जीएसटी, ये 100 रुपया पे देखो, एक्साइज ड्यूटी जो है ना हर जगह इंक्लूड है। जितना ट्रांजैक्शन है उसमें 100 रुपया हर जगह इंक्लूड है। ध्यान से सोचो, ये हर जगह इंक्लूड है। 100 रुपया ये हर जगह है ना। हर बार इसके ऊपर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। बोला हाँ। अब देखो कहानी, ध्यान से देखो।
तुम्हें बनाना है। वो जीएसटी में एक्साइज तो रहा ही नहीं। सेम एचयूएल को अब नाम देंगे क्या? सप्लायर। अब यहाँ पे कोई होलसेलर रिटेलर सप्लायर, और दूसरा है रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट है अभी रिसिपिएंट, और ये हो गया रिसिपिएंट। जब इसको सामान मिलेगा तो रिसिपिएंट, और फिर यही बंदा क्या बन जाएगा? पहले रिसिपिएंट होगा, फिर ये सप्लायर बन जाएगा। ठीक है ना? और ये बंदा पहले सामान लेगा, फिर यही सप्लायर बन जाएगा, सप्लाई करेगा। ओके सर, ध्यान से देखो क्या हुआ। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी? सेम क्वेश्चन को मैं प्रमोट कर रहा हूं। पोस्ट जीएसटी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी? 1000। एक्साइज ड्यूटी नील। अब तो एक्साइज है ही नहीं, खत्म हो गया एक्साइज। कितना हो गया? एवी 1000। वैट खत्म हो गया। वैट की जगह क्या आ गया? जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। 100 कितना हो गया? 1100। ठीक। परचेज प्राइस कितनी? 1000। क्यों परचेज प्राइस? जीएसटी का तो हमको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। अगर हमें क्रेडिट मिलेगा तो परचेज प्राइस में अपने इंक्लूड नहीं करेंगे? बोला नहीं। एडिशन वही सेम, जैसे पुराना था वैसा ही। 400 रुपये का एडिशन हुआ, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। कितना हो गया? 1400। अब इसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 10% कितना? 140। आईटीसी कितना है? 100। कितना देना है कैश में? 40। अब आप खुद देखो, परचेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 40। 40 के ऊपर टैक्स कितना आना चाहिए? 10%। 40। यही तो वैल्यू एडिशन टैक्स है, पर है तो जीएसटी। यानी कि मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ, जीएसटी बहुत कुछ नहीं है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट ही है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट है। जो वैट में जो लूपहोल थे कि एक्साइज और उसके ऊपर जिसका क्रेडिट नहीं मिलता था, उसका सेनवैट मिलता था, तो उस सब डबल टैक्सेशन से बचने के लिए वैट के मॉडिफाइड वर्जन जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। चीज़ें तो वही चल रही है, कुछ नया तो है नहीं, खाली एक्साइज गायब हुआ है। तो देखो इसका इम्पैक्ट। अब परचेज प्राइस इसकी कितनी होगी? 1400। कितना इसने ऐड किया था? 1000 ऐड किया था ना, 1000। यहाँ पे कितना हो गया? 2400। जीएसटी कितना लगाएगा एट द रेट ऑफ 10%? 240। आईटीसी कितना मिल जाएगा? 140। कितना देना है? 100। इसके लिए परचेज प्राइस कितनी हो गई? 2640। पहले कितनी प्राइस थी? पहले कितनी थी? 2750। अब कितनी हो गई? 2640। जीएसटी के बाद प्रोडक्ट की प्राइस पे कमी आई, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट है वो हट गया। सरकार को कितना गया? एचयूएल ने सरकार को कितना दिया? 100। और फिर रिसिपेंट, फर्स्ट रिसिपेंट ने कितना दिया सर? 40। सेकेंड ने कितना दिया? 100। सरकार के अकाउंट में कितना गया? 2400। पहले कितना गया था? 2500। कहाँ से? 100। ठीक लो, कैलकुलेशन देख लो। ये है प्री एंड पोस्ट जीएसटी। प्री में बहुत सारे टैक्स है, तो मैंने तो एक सिंपल सा टैक्स से कैलकुलेशन किया, पर जीएसटी देखो कितना सिंपल है ना। सेल प्राइस, उसके ऊपर जीएसटी लगा दो, जो और सेल कर दो, जो बाय रिसिपेंट होगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ये चेन ऐसे चलती रहेगी, कंज्यूमर से अल्टीमेटली रिकवर करना है।
कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अरे क्या कुछ गलती किया मैंने? नहीं प्रकाश, जीएसटी रेट फिक्स नहीं है। ये तो मैंने 10% रखा है सीखने के लिए। जीएसटी रेट तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। हो गई बात खत्म। तो क्या क्या बदला? ये सारी चीज़ें, जज्बात बदल गए। एक्साइज को हटा दिया, डबल टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रख दिया इन्होंने, सप्लायर, रिसिपेंट, सप्लायर, रिसिपेंट। अब कंज्यूमर की जगह रिसिपेंट हो गए। हाँ सर, कितना अच्छा है। चलिए आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। देखो, जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर। किसकी सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज की। फिर क्या लिखा? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। क्यों लिखा सर? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर एक्सेप्ट यानी कि जीएसटी में नहीं आया। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। स्टेट एक्साइज, क्योंकि अल्कोहलिक एक्साइज स्टेट का पैटर्न है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी उनके ऊपर आज भी लगती है। और सेल और परचेज पर वैट और सीएसटी लगता है। ठीक है। जीएसटी जे टैक्स ऑन सप्लाई, तो सीधी बात है, टैक्स तो देना है किसके? सप्लाई। सप्लाई किसकी? सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की। एक सिंपल फॉर्मेट दे देता हूँ, क्योंकि कई बार आता है ना, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। हाँ सर, गुड्स का मतलब होता है ऑल मूवेबल आर्टिकल। एक समरी दे रहा हूँ तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ऑल मूवेबल आर्टिकल, जितने मूवेबल आर्टिकल सारे के सारे गुड्स हो जाते हैं। सर्विसेज का मतलब अदर देन गुड्स। हो गई बात खत्म। चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो या सर्विसेज की सप्लाई करो, जिसकी सप्लाई करनी है उसकी सप्लाई करो, दोनों की करो, अल्कोहलिक लिकर को छोड़ दो। यानी कि अल्कोहलिक लिकर के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि अल्कोहलिक लिकर नॉन जीएसटी आइटम है। इसे हम लोग जीएसटी की भाषा में नॉन टैक्सेबल आइटम कहते हैं, जीएसटी की भाषा में, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक। एक और आइटम, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कभी नहीं जीएसटी, इसके ऊपर कभी नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी लगाने ही नहीं देगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू है ये। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट लगाने नहीं देगी। ये तो आने के पहले ही बात हो गई थी।
हो गई बात खत्म? बोला हाँ सर, कभी नहीं। अब देखो, कई लोग ना रास्ते में चलोगे तो कई बोलेंगे फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं, ऐसा मत बोलना। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर नो जीएसटी अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब अभी जीएसटी नहीं है, पर कभी भी मोदी जी का मूड होगा तो ले आएंगे। इसमें कभी ला ही नहीं सकते हैं दारू के ऊपर, पर ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सरकार का माथा घूमेगा तो ले आएंगे। बोला कि सर कौन कौन से हैं? क्रूड, हाई स्पीड डीजल, HSD, एविएशन टरबाइन फ्यूल जिससे जहाज उड़ता है, नेचुरल गैस, पेट्रोल। ये याद रखियो, इन 5 के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है। इन 5 के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, याद रखियो। क्या बोला? अभी नहीं है, पर कभी भी आ सकता है। तो क्रूड के ऊपर, HSD हाई स्पीड डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, एविएशन, इसीलिए हम लोगों ने नाम दे दिया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अभी नहीं है, याद रखना, फिंगर टिप पे रख लोगे ना, नाम याद रखोगे ना। क्रूड, क्रूड याद हो गया होगा, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल। पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? कोई दिक्कत? लिकर वाला तो बेटा, लिकर के ऊपर तो ना स्टेट एक्साइज लगता है, तो उसके ऊपर कभी नहीं आएगा जीएसटी, आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है पांडे भाई? लिकर माने अल्कोहलिक लिकर के ऊपर पांडे भाई नहीं नहीं, लिकर का क्या हुआ ना, जब लिकर जो है ना, लिकर जो है ना, लिकर पे हमेशा से जब से एक्साइज एक्ट आया, तो एक्साइज एक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसका नाम था लिकर, जिसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता था, और बाकी सब प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज लगता था। स्टेट एक्साइज है तो लिकर की बोतल के ऊपर देखना लिखा रहता है ओनली सोल्ड इन वेस्ट बंगाल, ओनली सोल्ड इन महाराष्ट्र, तो उससे पता चल जाता है ये लिकर कौन से स्टेट का है। तो लिकर के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो भी एक्साइज लगेगी वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये। और सेल और परचेज सेल के ऊपर तो वैट लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है, क्योंकि वैट किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। सीएसटी जाता है, नाम से लग रहा है पर जाता तो स्टेट को ही है। तो उस जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला पॉइंट है लीकर को हम जीएसटी में नहीं लाने देंगे, हमारा तो रेवेन्यू बर्बाद हो जाएगा, हमारा तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही लीकर है। तो सरकार ने कहा ठीक है हम लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो उन्होंने लिख दिया, एक्ट में लिख दिया कि लीकर के ऊपर हम किसी भी तरीके का कभी जीएसटी में नहीं लाएंगे। तो तब बाकी स्टेट गवर्नमेंट हाँ की,
बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भी तो स्टेक होता है ना। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात आई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आज क्या अभी क्या लग रहा है, अब ढंग से सोचो। अब तुम्हें पता चलता है क्या कि क्यों प्राइस हर स्टेट में चेंज होती है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर पहले एक्साइज लगा बनाते वक्त, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चली गई। फिर उसके ऊपर अगर इंटर सेल हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट परचेज सेल हो रहा है, तो क्या लग रहा है CST, हाँ। और अगर इंट्रा हो रहा है तो क्या लग रहा होगा, वैट लग रहा होगा ना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी, जैसे यूपी में भी तुम जाओ, राजस्थान में जाओ, दिल्ली में जाओ, तुमको पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस चेंज मिलेगा। क्यों मिलेगा? जैसे आदित्य मैंने यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट कमा दिया, क्योंकि इंटर स्टेट में वैट कम गया। 18% की जब उन्होंने 12% लगा दिया, तो 6% लगा दिया, उनके हाथ में था। इसलिए यूपी में क्या होता है, पेट्रोल प्राइस सस्ता हो। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ना पूरा का पूरा। पर बाकी जैसे कांग्रेस रूल जितने स्टेट हैं, आप राजस्थान चले जाओ, वेस्ट बंगाल आ जाओ, तो आपको पेट्रोल का प्राइस बीजेपी रूल स्टेट से ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने वैट की रेट को गिराया नहीं। लिकर जो फॉरेन से आती है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है बेटा। इसलिए एयरपोर्ट पे जाओगे ना तो ड्यूटी फ्री लिखा रहेगा। कई दिल्ली एयरपोर्ट पे लिखा रहता है ड्यूटी फ्री, माने वहां से परचेस करोगे तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगी होगी, तो लिकर सस्ता हो जाता है। आप समझ में आया चीजें? आई समझ में? तो ये जितने 5 आइटम है, ये कभी भी जीएसटी में आ सकते हैं। मेरा प्रिडिक्शन तो मई 2024 है कि शायद मोदी जी नेक्स्ट इलेक्शन के पहले इनको जीएसटी में ले आएंगे। तो जीएसटी में लाते ही क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? जैसे ये प्रोडक्ट जीएसटी में आएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। फिर तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का गेम, स्टेट गवर्नमेंट उसमें तो गेम नहीं, हो तो रेट फिक्स हो जाएगी। तो पूरे इंडिया में रेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप घटा, आपका थोड़ा सा हुआ, आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वैट बढ़ा दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। और ये स्टेट गवर्नमेंट वाले पेट्रोल का प्राइस पे वैट लगा लेते हैं, बढ़ा देते हैं, और गाली किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। महंगाई हो गई, महंगाई हो। अरे भाई तू अपना स्टेट का देख लेना, तू जो 20% का वैट लगा रहा है वहाँ 10% कर दे। अपने पेट्रोल का प्राइस 10 रुपया गिरेगा, पेट्रोल का प्राइस अगर 5 से 7 रुपया गिर गया तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सब तो नहीं समझेंगे, सीधा बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट चोर है, चोर है, चोर है। नहीं, जीएसटी रिजीम में लीकर है ही नहीं। जीएसटी आ गया है ना, अभी तो जीएसटी चल रहा है ना पांडे भाई, तो उसको लीकर को आउट कर दिया। लीकर पे कैसा आदमी है, 3 बार समझा दिया फिर भी वही समझता है। लेके आया क्या 30 ml और 60 ml, बोल रहे हैं कि लीकर के ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी लगा है, तो बोलता है जीएसटी रिजीम में जीएसटी लगा। गधा कहीं का। पक्का 30 ml चढ़ा के आया भाई आज। आया पांडे भाई? अब नहीं भूलेगा वो। पाँच 950 पांडे भाई अरेस्टेड। जीएसटी पांडे भाई, लीकर पे क्या लगेगा, स्टेट एक्साइज वैट, जीएसटी लीकर में नहीं है। इस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी पेट्रोलियम पे जीएसटी है। ये भी समझ लेना। लोग बोलते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं ना। ऐसा ना बोलना पढ़े लिखे लोगों। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है, केवल इन 5 के ऊपर जीएसटी नहीं है। इन 5 को छोड़ के बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, चले।
मनोज लिखा है पांडे भाई मेरी जिंदगी के कीमती 5 मिनट ये लिखा। बाप रे बाप। चलो स्टार्ट। आजा यार। सर ठीक है, समझ में आ गया। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, और अभी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी नहीं है। इसे सप्लाई क्या होता है? सप्लाई, ये सप्लाई नहीं होगा तो बाकी करके क्या कर लेंगे? गुड्स जान लिए, सर्विस जान लिए, व्हाट इज सप्लाई? चिल्ला रहे हो ज़्यादा, शांति से बैठे रहो। सप्लाई यही तो मेरी जान है, जान है, जान है। आजा आजा, यही तो मेरी जान है, जान है। जीएसटी गाना है, मैं नहीं गा रहा, जीएसटी गा रहा है। यही तो मेरी जान है, जान है, जान है। सप्लाई, इसके बिना तो कुछ नहीं है। समझ। सप्लाई में 2 कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है। सप्लाई जब वर्ड आया तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक जो भी आप कर रहे हो सप्लाई, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करो उसी के लिए करो, पर्सनल चीजों को सप्लाई नहीं जाएगा। ओनली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सप्लाई तभी मानी जाती है अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर है कंसिडरेशन। बड़े भैया सबसे बड़े रुपए। कंसिडरेशन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों हो सकता है। कंसिडरेशन यानी कि जब भी मैं सप्लाई की बात करूंगा तो 2 कंपोनेंट्स की पहले बात करूंगा, बी प्लस सी। याद रहेगा, जब भी मैं सप्लाई वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं अपने दिमाग में बल्ब जला लूंगा। 2 चीजों के लिए होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द फंडरेज ऑफ बिजनेस एंड कंसिडरेशन, तभी सप्लाई होती है, नहीं होगी। अच्छा चलिए, अब दादा स्पेशल में आ जाइए। इसे मार्केट इंडस्ट्री कहती है, बयानी स्पेशल। बिट्टू नहीं दिखाई दे रहा ग्रुप में, तो बहुत ज्ञान देता है बिट्टू। है कहाँ हुआ बंदा? बिट्टू अच्छा, सप्लाई कौन से सेक्शन में है? उसको ग्रुप से निकाल दूंगा आज मैं। सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 7। ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है। ये 7(1) बी है। ये 7(1) सी है। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A है और ये 7 सबसेक्शन 2 है। वाह, ऐसे याद। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C, 7 सबसेक्शन 1 एंड 7(2). 7(2) है ना, नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है 7, 2 और 3 में भी है, ऐसे तो 3 भी है, 7, 1 और 2। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है नो जीएसटी। ज़्यादा दिमाग लगाने का फायदा नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। अच्छा, 7(1)A जो है ना, ये क्लासिफिकेशन है।
ये हवलदार है, हवलदार। बोला हवलदार मतलब हवलदार की भूमिका निभाता है ये। बोला मतलब ये क्लासिफिकेशन करता है कि तुम गुड्स हो, अच्छा, या तुम सर्विसेज हो। खाली ये क्लासिफिकेशन करने के लिए बैठा हुआ है कि तुम गुड्स हो, तुम सर्विस हो, तुम गुड्स हो, तुम सर्विस हो। तो नियरली 4 तरीके की सप्लाई को उन्होंने गुड्स का दर्जा दिया और 6 तरीके की सप्लाई को उन्होंने सर्विसेज का दर्जा दिया। ओवरऑल पिक्चर यहीं पे ख़त्म कर देता है कि तुम गुड्स हो, तुमसे बस इतना ही बताएगा वो। इस रास्ते चले जाओ, इस रास्ते चले जाओ बस, और इसके बाद इसकी कोई औकात नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा, मेन है ये 3 जान है। ये क्या है? सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स 71A, 71B, 71C। 71 क्या कहता है? 71 कहता है एसटीडी बेल आ रही है। याद हो जाना चाहिए अभी। ठीक है ना? एसटीडी बेल आ रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशन वाले बड़ा समझ जाते हैं। एसटीडी की बेल ऐसे बजती है। अब तो आजकल रहा नहीं, पहले ऐसे बजती थी, समझ जाती थी। अरे एसटीडी आया है, लड़की भागती थी, उसका ही फोन होगा। हेलो हेलो, फोन उठाए। वो लड़के ऐसे बोलते थे हेलो, तो लड़का सोचता पक्का दादी माँ का है रे बाबा। तो ये सब जमाना है। एसटीडी बेल आ रही है। सर ये है क्या? अरे आ रहा हूँ ना। एसटीडी का मतलब सेल, टी का मतलब ट्रांसफ़र, डी का मतलब डिस्पोजल, बी का मतलब बार्टर, ई का मतलब एक्सचेंज, एल का मतलब लीज, लाइसेंस, एंड आर का मतलब रेंटिंग। तो से याद हुआ? एसटीडी बेल आ रही है 71A बाबू। सप्लाई इंक्लूड 71A। 71A में क्या क्या है? सेल, एक्सचेंज। एसटीडी बेल आ रही है। एसटीडी बेल आ रही है। सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटिंग। यहाँ पे बोला चाहे वो सेल हो या ट्रांसफ़र हो या डिस्पोजल हो या बार्टर हो या एक्सचेंज हो या लीज हो या लाइसेंस और डिस्पोजल हो, ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और प्लस कंसिडरेशन हो। ये दोनों चीज़ें होंगी तब सप्लाई। एक भी मिसिंग होगा तो सप्लाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो ऐसे एसटीडी बेल आ रही है, एसटीडी बेल आ रही है, तो 2 फैक्टर देख लो, बिजनेस एंड कंसिडरेशन। बोला हाँ, तो ऐसे बोला सामने वाला। और अगर बी है सी नहीं है, सी है बी नहीं है, समझ गए ना? ये 2 फैक्टर होने बहुत जरूरी है। यानी कि ये जो एसटीडी बेल आ रही है को मैं सप्लाई तभी मानूंगा वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, प्लस कंसिडरेशन आएगा। बी क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, ये भी सप्लाई है। बोला हाँ, पर भी बोलता है मैं बी हूं, तो मैं क्या करूं? बोला मैं बी हूं, तो मैं क्या करूं? मुझे केवल सी चाहिए। हाँ? इसका मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ये नहीं देखेंगे कि बिजनेस के लिए है, पर्सनल है, या उसके लिए है, या इधर वाले के लिए है। पैसा देखेंगे, पैसा दिया है, बी में डाल दो सप्लाई, खत्म कहानी, भूल जाओ बाकी सारी चीज। अच्छा, सी में क्या है? सी कहता है आर बी आई पी ए, आर बी आई पी ए, आर बी आई पी ए, आर बी आई पी ए।
अच्छा, RBIP है कि फुल फॉर्म बताइए सर। आर का मतलब रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन, बी का मतलब परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier, ITC was taken earlier। अच्छा, आई का मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, आई का मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, वो भी कहाँ से? रिलेटिव से भैया। पी का मतलब प्रिंसिपल, ए का मतलब एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को करे या एजेंट प्रिंसिपल को करे, बात तो एक ही है। इसमें 71C, सी बोला मैं सी हूँ तो, मैं सी हूँ तो मुझे केवल बी ही चाहिए। आहा, बी, बिजनेस, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बेसिकली मान रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डीम सप्लाई भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, इसे डिपार्टमेंट ने शेड्यूल 1 में डाल दिया। 3 शेड्यूल है GST में, 1, 2, 3। इसे 2 में डाल दिया और नेगेटिव इसको शेड्यूल 3 में डाल दिया। ये है सप्लाई, बस इसके ऊपर पूरा GST टिका हुआ है। नोट कर लो। दोनों कर लो। अब ध्यान से सुनो क्या बोला इन्होंने। ये कह रहे हैं कि सप्लाई के लिए 2 कंपोनेंट्स होना जरूरी है। एक कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? बी प्लस सी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब उसको सेग्रीगेशन किया उन्होंने सप्लाई को। अभी तो बताया वैष्णव, पत्ता लेके बैठे हो या 60 ml तुम लेके बैठे हो, 90 ml लेके बैठे हो, गधे कहीं के। बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कंसिडरेशन। ऊपर लिखा है फिर भी पूछ रहा है। नहीं, उसको डांट सुनना था मेरे से, इसलिए वो पूछा। छोड़ दो, आदत है। जब तक डांट नहीं सुन तो मजा नहीं आएगा, इसलिए वो करना है ना। सर मुझे पता है, बदमाश बंदा। चले स्टार्ट करें। तो एक्ट क्या बोलता है? किसी भी सप्लाई को हम सप्लाई तब मानते हैं जब 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बिजनेस, दूसरा कंसिडरेशन। ठीक है, अभी उसके डेप्थ में मत जाओ, बिजनेस क्या कंसिडर वो सब आएगा यार। अभी तो इंट्रोडक्शन है 2 लेक्चर, वो तो मुझे मजे से पढ़ाने दो। उसके बाद तो आएंगे ना, एक वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले दिमाग में सेट कर लो, ये सेट GST सेट, समझ में आया? ये अगर चार्ट सेट हो गया तो GST सेट हो गया। यहीं से आपका रेलगाड़ी चालू हो जाएगा, फिर तो तुमको लगेगा तूफान। ध्यान से देखो, तो इन्होंने GST का सेक्शन 7 में सप्लाई को एक्सप्लेन किया। सप्लाई के कितने सारे पार्ट बना दिए, 71A, 71B, 71C, 71A, 72 ऐसे बना दिया। 71 में उन्होंने एक पोजीशन रखा कि 71A में सप्लाई कब होती है। ये याद हो गया, STD बेल आ रही है। STD बेल आ रही है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटिंग हो। अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है
और उसके बदले कंसिडरेशन आया तो वो सप्लाई है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ रेंटिंग का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, वैष्णव भाई के एक बिल्डिंग थी, 5 तल्ले की बिल्डिंग, 20 फ्लैट है, 15 फ्लैट है, भाड़ा देता है, रेंटिंग, ठीक है, बिजनेस ही मानेंगे, रेंटिंग कमर्शियल है, मतलब बिजनेस हो गया। अचानक इनकी गर्लफ्रेंड को कहा यार मुझे रूम की बड़ी जरूरत मिल नहीं रहा है, तो वैष्णव, अरे क्या बोल रही हो, अपनी बिल्डिंग का फ्लैट है, कल ही मैं ओमकार को वहां से निकालता हूं, तुम साफ सफाई करके तुम आ रहो, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड को उसने भाड़े पे लगा दिया, एक तरफ उसने ओमकार को लगाया और अमन को लगाया, मुझे लगाया, एक तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को लगाया। तो मुझे ओमकार इनको भाड़ा मिल रहा है तो B+C सप्लाई है, पर गर्लफ्रेंड से तो पैसा नहीं लगा ना, रेंटिंग तो है पर कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है पर कंसिडरेशन नहीं। तो गर्लफ्रेंड को जब वो भाड़े पे देगा बिना कंसिडरेशन के तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि C वर्ड मिसिंग है। अब समझ में आया? अब कोरिलेशन समझ में आया? अब बार्टर होता है, बार्टर में क्या होता है, कुछ दिया कुछ लिया, लिया मतलब ही तो कंसिडरेशन हो गया ना, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का मतलब नहीं है। सेल करने का मतलब ही होता है मैंने ये पेन बेचा 100 रुपये में, कंसिडरेशन भी और बिजनेस भी है, तो यही सारी चीजें तो हैं। तो चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो या रेंटिंग हो, इन द कोर्स ऑफ वो आपका बिजनेस होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई है, नहीं है तो खाता बंद कर दो, सप्लाई नहीं है। आगे बढ़े, कितना सिंपल है, देखो एकदम याद करा हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर। कोई चेंजेस इस चार्ट में नहीं आएगा। और मेरा बच्चे बोला VV स्पेशल है, जब भी कोई बोले ना STD बेला, समझ लेना दादा का स्टूडेंट है वो। सेवन 1B इंपोर्ट ऑफ सर्विस खेला है, बहुत बड़ा खेला है। बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड, ईदर रिलेटेड विथ बिजनेस और नॉट, मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, पैसा 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 आते ही सप्लाई मान लेंगे और GST लगा देंगे। सप्लाई मानेंगे B+C हो तो GST लगा देंगे, सप्लाई नहीं तो GST नहीं लगेगा। अब देखो 7(1) पे ध्यान से देखना, यहाँ पे भी इंपोर्ट और यहाँ पे भी इंपोर्ट है, इंपोर्ट तो 2 जगह डाल दिया, फंस गया लड़का। पर यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो किससे इंपोर्ट है, रिलेटिव से और डिस्टिंक्ट पर्सन से, इसको हम लोग DP बोलते हैं, वाला DP नहीं जो आप लगाते हो। तो अब क्वेश्चन है सर रिलेटिव और DP, ये 2 वर्ड सिखा दूंगा तो हो जाएगा ना, गेम चेंजर। बोला हाँ सर, रिलेटिव कौन, रिलेटिव, ध्यान से देखो, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव, मानो या ना मानो तो रिलेटिव है, एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो डिपेंडेंट पेरेंट्स भी आ गया, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गया, ब्रदर भी आ गया, सिस्टर भी आ गया, स्पाउस चाहिए, हो गए आपके GST के रिलेटिव की डेफिनेशन। सिंपल, कुछ है ही नहीं इस डेफिनेशन, सिंपल है। खाली अगर ध्यान से देखो तो ग्रैंड पेरेंट्स है, बाकी डिपेंडेंट, ये लोग डिपेंडेंट है, बाकी इन दोनों में कुछ नहीं है।
बच्चे, पत्नी, बच्चे एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए। अच्छा सर, ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है बता रहा हूँ। इसको जब डिस्टिंक्ट पर्सन बता रहा हूँ तो इसको 5 स्टार कर देना। 1 2 3 4 5 हर क्वेश्चन में आएगा, काम आएगा। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल्स में आ गए। 125 पन्ने में खाली ये एक्सप्लेन है। सप्लाई जो है ना 100 पन्ने में एक्सप्लेन है और 200 एग्जाम्पल्स हैं। सोचो तो 100 पन्ने में सेक्शन 7 8 100 पन्ने में पढ़ेंगे और 100 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे। अभी तो पिक्चर टीजर भी नहीं आया है। ये तो जस्ट समझने के लिए कि सप्लाई का मतलब ये हो सकता है। अब यहां से वर्ड उठाएंगे और जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है सर? डीपी, ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? अच्छा देखो, ध्यान से देखना करो। ये वीवी है, ठीक। वीवी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। WBGST में। कहाँ रजिस्टर करा? WBGST में। WBGST समझ गया? वेस्ट बंगाल जीएसटी में रजिस्टर करवा लिया मैंने। लो के सर, तो मैंने, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है। एक जगह तो प्रिंसिपल प्लेस होता है ना कंपनी लॉ के हिसाब से भी, तो बोला हाँ। और बाकी जो निकले वो प्लेस ऑफ बिजनेस आपने खोल लिए। आपका एक प्रिंसिपल प्लेस हो गया, एक प्लेस ऑफ बिजनेस, वो आपका भी खोल सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। बोला ओके। प्लेस ऑफ बिजनेस आपने कहाँ कहाँ खोला? बोला सर ना वेस्ट बंगाल में ही मैंने एक खोला, एक और वेस्ट बंगाल में ही खोल लिया। मैंने 2-3 जगह खोल लिया। एक बिहार में खोला मैंने, एक मैंने यूपी में खोला, एक दिल्ली में खोल लिया, एक पंजाब में खोल लिया, एक राजस्थान में मैंने खोला, एक महाराष्ट्र में मैंने खोला और एक साउथ में कर्नाटका में मैंने खोल लिया। यानी कि कई सारे आपने ऑफिसेस खोल लिए। अच्छा, एक बात याद रखना है आपको, ये जितने भी ऑफिसेज आपने खोली है, एक बात आपको याद रख लेनी है, ये सेम पैन नंबर पे है। सेम पैन पे है, पैन नंबर सबका सेम है। प्लानिंग सिखाऊंगा, पैन नंबर सेम नहीं हुआ तो फिर तो प्लानिंग कर लिए ना। मम्मी के नाम पे एक बिजनेस खोल लिया, बाबूजी के नाम पे खोल लिया, दादाजी के नाम पे खोल लिया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम पे खोला, अलग अलग पैन से खोला, बहुत फायदे होंगे। पर अभी हम लोग क्या सोचे, एक ही पैन से मैंने अपने बिजनेस का विस्तार किया है। जैसे टाटा स्टील है तो टाटा ग्रुप खोलेगा तो अपना अपना अलग अलग थोड़े है, उनका तो एक ही ग्रुप के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। बोला हाँ। अब ध्यान से रखो, वेस्ट बंगाल में इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रजिस्टर करवा लिया। मेरे मित्र ने कहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रजिस्टर करा लेना। मैंने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बिहार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यूपी में योगी जी के डर के कारण मैंने रजिस्टर करा लिया यूपी में, दिल्ली में मैंने रजिस्टर नहीं कराया, पंजाब में नहीं कराया, राजस्थान में मैंने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है ना। महाराष्ट्र में भी मैंने रजिस्टर करवा लिया और कर्नाटका में भी मैंने वहाँ के स्टेट के हिसाब से रजिस्टर, यानी कि बिहार में बिहार जीएसटी, यूपी में यूपी जीएसटी, दिल्ली में दिल्ली जीएसटी, पंजाब में पंजाब जीएसटी, राजस्थान में राजस्थान जीएसटी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीएसटी, कर्नाटका में कर्नाटका जीएसटी में मैंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। और वेस्ट बंगाल में 2 ऑफिस खोले, एक को रजिस्टर कराया, दूसरे को नहीं कराया, सेम पैन नंबर पे। तो देखो वीवी सप्लायर है, वीवी कौन है? सप्लायर है। उसने सप्लाई की, ये सप्लाई है तो सप्लाई तो करेगा ही, सप्लाई की अपनी ही प्लेस ऑफ बिजनेस में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जो रजिस्टर्ड है, इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा।
और डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करना मतलब सप्लाई है, समझ रहे हो? देखो विनोद, डिपार्टमेंट उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेगा क्योंकि आपने रजिस्टर करवा लिया। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दूसरा पर्सन। आप बोले मेरा ही पैन नंबर है, मेरा ही है, ना 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 ना, एक जीएसटी में आप हो गए डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये और ये अलग अलग दो पार्टी में मान लूंगा। अच्छा, इसको मैंने रजिस्टर नहीं कराया तो बच गया मैं। बिहार में मैंने रजिस्टर नहीं कराया तो फिर भी डीपी, यूपी में नहीं कराया फिर भी डीपी, दिल्ली में नहीं कराया फिर भी डीपी, पंजाब में नहीं कराया फिर भी डीपी, राजस्थान में नहीं कराया फिर भी डीपी, महाराष्ट्र में नहीं कराया फिर भी डीपी, कर्नाटका में नहीं कराया डीपी। इस पूरे घटनाक्रम से क्या पता चला? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात पता चल गई, विद इन द स्टेट अगर मल्टीपल प्लेस खोला गया है और मैंने रजिस्टर नहीं कराया है तब मैं डीपी नहीं, और रजिस्टर करा लिया तो डीपी बन जाऊंगा। तो इसलिए अपने क्लाइंट को क्या कहेंगे, भाई रजिस्टर मत कराना सेम स्टेट में। दूसरे स्टेट में अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहे हो सेम पैन पे, चाहे तुम रजिस्टर कराओ या ना कराओ, चाहे आप रजिस्टर कराओ या ना कराओ, दूसरे स्टेट में आप डीपी हो, आप डीपी हो, आप डीपी हो। क्यों वैष्णव गुप्ता, ये सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाएगा मतलब क्यों? सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? अब आपके क्वेश्चन आप पूछ लो, पहले एकदम दिमाग में सेट करो, अपने ही लिए लो। मैंने क्या कहा, कहानी है। इसको हमेशा जब भी इस टॉपिक में पढ़ोगे, क्या है ये कहानी, कहानी की तरह लो, एकदम ऐसे बैठ जाओ। अच्छा कहानी अपने लिए सोचो कि कर्णिमा ने राजस्थान में अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस खोल लिया, फिर उसने अपने बिजनेस को बढ़ाना चालू किया, तो राजस्थान में 2-3 प्लेस खोल लिए, दूसरे स्टेट में खोल लिए। जैसे कर्णिमा दूसरे स्टेट में खोलेगी, अपना ही पैन नंबर से अपना ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिर भी उसे डिस्टिंग, जीएसटी की नज़र में वो कौन है? जीएसटी की नज़र में वो कौन है? डीपी। सेम स्टेट में अवॉइड करना रजिस्ट्रेशन कराने, क्योंकि आपने सेम स्टेट में अपने ही प्लेस का रजिस्टर करा लिया, आप डीपी बन जाओगे, बचे मरोगे। बोला सर डीपी होने से क्या होगा? डीपी होने का मतलब है मेरे ही प्लेस ऑफ बिजनेस में मैं एक मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये फैक्ट्री है, तो दिखाता हूँ, देखो बड़ा मज़ेदार है तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फैक्ट्री है मान लो, और ये मेरे शोरूम है, मेरा ही शोरूम है। ढंग से समझा, ढंग से सोचो, सोचो ट्रिक ही सोचो। मेरा फैक्ट्री है, प्रिंसिपल, वहाँ से मैं कपड़े बनाता हूँ, कपड़े बना के मेरे सारे शोरूम में भेजता हूँ, तो सारे मैंने शोरूम खोल के रखा है, जैसे मान्यवर ने हर जगह शोरूम खोल के रखा है। जब मैं भेजूंगा तो मैं किसको भेज रहा हूँ? वेस्ट बंगाल में वो मेरा डीपी है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। पर वो डीपी नहीं है तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। पर दूसरे स्टेट में तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वो डीपी बनना ही है, तो इसे ये सब को क्या माना जाएगा? अपने ही शोरूम को मानूंगा, ये सप्लाई है। अब आपके मन में विचार आएगा, सर जी कैसी बातें कर रहे हो, अपने ही प्लेस ऑफ बिजनेस में मैं शोरूम में सप्लाई करूंगा तो पैसा थोड़ी आएगा, कंसीडरेशन कहाँ आएगा? इसलिए तो 7(1) में कंसीडरेशन वर्ड मिसिंग है, खाली बी होना चाहिए। दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं, वो लिमिट है, उसके हिसाब से करते हैं वैष्णव, वो लिमिट है। सेक्शन 22 में लिमिट बताई गई है, 24 में लिमिट बताई गई है, लिमिट तक तो आप माफ़ी ले ही सकते हो ना। अब समझ में आया कि डीपी होते ही सप्लाई होगा, सप्लाई होते ही आपका जीएसटी लग जाएगा। पर आप सोचो कितना बड़ा टेक्निकल पॉइंट्स कितना है कि मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस, एक जगह मैंने फैक्ट्री को प्लेस ऑफ बिजनेस बना दिया, प्रिंसिपल प्लेस, बाकी कई जगह मैं शोरूम खोल के रखा और मेरी फैक्ट्री से गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरे स्टेट में है तो वो तो डीपी मान लिया, और डीपी मानते वो सब फैक्ट्री टू शोरूम सप्लाई मान लेगा, वो तो कंसिडरेशन नहीं है, नहीं चाहिए। क्योंकि 7(1) में क्या बोल रहा है? 7(1) तो बोल रहा है मुझे सी से मतलब ही नहीं है, मुझे तो खाली बी चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज रेज। गिरिशा, हाँ कर्णिमा, अपने घर में सामान भेजने पे जीएसटी है बेटा। वो अलग बात है कि जो जीएसटी लगेगा उस पर आईटीसी ले लोगे आप, पर लगेगा, लगा के डॉक्यूमेंटेशन तो प्रॉब्लम हो गई ना यार।
आयुष, दूसरे स्टेट में जैसे ही प्लेस ऑफ बिजनेस खोलोगे बेटा, मान लो मैं वेस्ट बंगाल में, मैंने बिहार में एक शोरूम खोल लिया, मैंने दिल्ली में एक शोरूम खोल लिया, मैंने चंडीगढ़ में एक शोरूम खोल लिया, तो जैसे मैं दूसरे स्टेट में शोरूम खोलूँगा, मैं अपने पैन नंबर से ही तो खोलूँगा ना। तो मैं जैसे उसको, वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, चाहे मैं रजिस्टर कराऊँ उस स्टेट में उस शोरूम का या ना कराऊँ, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है मैं कलकत्ता से जब उस शोरूम में सप्लाई करूंगा, मेरे अपने शोरूम में सप्लाई करूंगा, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा 71C में, क्योंकि रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन को हम सप्लाई में लेके आते हैं। और बोलो श्रेया, राहुल, तुषार, होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो भैया रिलेटिव है, रिलेटिव में के डेफिनेशन में आ जाएगा वो तो। कोई डाउट? आप ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना क्या बना रहा हूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बोला अच्छा, एकदम दिमाग में सेट कर लो जिंदगी भर के लिए, ना किताब खोलनी पड़ेगी ना दुनिया में कुछ करना पड़ेगा। जो आज बोल रहा है ये सब दिमाग में सेट कर लो, छा जाओगे, जीएसटी मुट्ठी में आ जाएगा। मैंने इंपोर्ट किया, उसके लिए पैसे दिए, उसके लिए पैसे नहीं दिए, पैसे दिए बात खत्म, नहीं दिए तो बात आगे बढ़ जाएगी। बात आगे हाँ बढ़ेगी, नहीं दिए तो बात आगे बढ़ेगी ना। तुमसे पूछा जाएगा पैसे तो नहीं दिए, रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से किया, फिर पूछेगा ना, फिर बात बढ़ेगी तो पूछेगा ना, अच्छा बताओ रिलेटिव से किया क्या या डिस्टिंक्ट पर्सन से किया क्या? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? कंसिडरेशन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रिलेटिव से किया क्या? आप बोलोगे यस, आप बोलोगे नो। जैसे आप बोलोगे फिर दो बातें होंगी, फिर दो बातें आएंगी। अच्छा बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर दो बातें आएंगी, क्या? यस और नो। खत्म हो गया, चार्ट खत्म, जिंदगी खत्म। जैसे आप इंपोर्ट करते हो, कंसिडरेशन वर्ड जैसे आता है, आंख बंद करके 7(1)(b) में बैठा दो। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना, खत्म हो गया ना 7(1)(b), माथा ही नहीं लगाना है कुछ, वो 7(1)(b) में सप्लाई है। नो कंसिडरेशन है तब लफड़ा है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो बी में तो जाएगा नहीं, बी में तो जाना ही नहीं है। अब सी में एक ऑप्शन बचता है, रिलेटिव है, बोला नहीं तो चलो नॉट ए सप्लाई, क्योंकि सी में से रिलेटिव से ही होना चाहिए, ये यहीं ख़त्म हो गया, इसने दम तोड़ दिया अपना यहीं पे। रिलेटिव है तब बातें होंगी, क्योंकि बीच भी चाहिए, बोला यस, तो अगर रिलेटिव है तो सी, अगर बिजनेस से नहीं है नॉट ए सप्लाई। अब इसके बाद मैं आपको वादा कर सकता हूँ जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हें इंपोर्ट में कभी कोई फंसा नहीं सकता है। ले लो सबसे एडवांस, ये मैराथन में ये चार्ट मैंने बनाया था, हमेशा मैं उल्टा बनाता, इस बार मैंने ये बनाया था। सबसे एडवांस लेवल ऑफ चार्ट है ये इंपोर्ट का, एक एक पन्ने में डिस्कशन है इसका, एक एक पेज में 2 लाइन में डिस्कशन हो गया, खत्म। आ जाओ, किसी की हिम्मत है लड़ लो। कंसिडरेशन देखते हैं बी में डाल दो, कंसिडरेशन नहीं है तो फिर देख लो रिलेटिव से ला रहा है क्या, रिलेटिव से नहीं है तो ख़त्म कर दो, क्योंकि कंसिडरेशन भी नहीं है, रिलेटिव में तो मतलब ही नहीं है ना। रिलेटिव से है तो खाली देख लो बिजनेस है क्या, बोला हाँ तो सप्लाई है, नहीं तो छोड़ दो। अब आप इस प्रोविजन को पढ़ो, क्या लिखा 7(1)(c), सी क्या बोलता है, रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, किससे? रिलेटिव से। कंसिडरेशन हो या नो, बिजनेस है ना,
सप्लाई है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है जीएसटी में? मज़ो आ रही हो? मज़ो? चलिए फिर हम लोग अब कल मिलेंगे। कल नहीं, कल क्या बात है? अगर मौका मिला तो कल शाम को भी मिलेंगे। इंट्रोडक्शन 2-3 लेक्चर का ख़त्म कर देता हूँ पहले, है ना। इंट्रोडक्शन 2-3 लेक्चर का है, ख़त्म कर देता हूँ। पूरा एक समरी बना देता हूँ जीएसटी की आपके, तो आपके दिमाग में जैसे डीटी में इंट्रोडक्शंस होता है ना, 6 लेक्चर में पूरा का पूरा सेट हो जाता है, जीएसटी में तो उससे 100 गुना ज़्यादा सेट हो जाएगा। जो इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे वही पूरा 50 सेक्शन तक पढ़ते रहोगे, गाते रहोगे। पैन डिफरेंट है तो फिर तो ऐसे ही दूसरा पार्टी और क्या। अगर दूसरा पैन डिफरेंट है यानी कि दूसरे आदमी को तुम दे रहे हो, दूसरे आदमी को देते ही तो फंस गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। 10:15 बजे, 10:15 बजे। थैंक यू।